नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों एक सवाल है कि कैसे बचाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कैसे बचाएंगे और क्या गलती है इनकी। ये तस्वीरें बाद में सर, जो वायलेंस हो रहा है वहां पे, जो आतंक मचा हुआ है, आतंक मैं कह रहा हूं 60-40 ना आतंक। विजुअल्स का ऑडियो थोड़ा लो रखिए प्लीज। ये जो आतंक है ये तालिबान से भी घिनौना आतंक। इराक में जब सद्दाम हुसैन की, और मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो विजुअल कंपेयर कर लीजिए, मैं जानबूझ के टीवी पे ऑन एयर कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग हैं, ये वही बांग्लादेश है, ये वही बांग्लादेश के लोग हैं दर्शकों, जिनका देश बनाने के लिए भारत में भारतीय सेना गई थी। ये रो रहे थे, ये रो रहे थे। आज जो तालिबान, आईसिस और जय पाकिस्तान के वहां नारे लगा रहे हैं, वो भूल गए हैं, ये पीढ़ी भूल गई है। लेकिन इनसे पहली वाली पीढ़ी को याद है कि क्या हालात थे, कि जब आजादी के नाम पे, जब डेमोक्रेसी के नाम पे, जब हक देने के नाम पे, और जैसे इस बार इस एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आंदोलन को स्टूडेंट आंदोलन का नाम दिया गया है, जब होता है तो कैसी ताकतें सत्ता पे काबिज हो जाती। लेकिन हम तो तब भी हिंदुस्तानी हैं जब शेख हसीना के सुपुत्र, जब शेख हसीना के बेटे ने खुद ही बोल दिया कि बस बहुत हुआ, अब नहीं आएगा शेख हसीना के परिवार का या मुजीबुर रहमान साहब के परिवार का कोई भी व्यक्ति दोबारा बांग्लादेश। तो आप और मैं कौन है, ये अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। तस्वीरें चेंज करिए, डोंट स्टिक टू वन। ये जो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति को घसीटते हुए, या अभी और तस्वीरें लगातार शुभम होनी चाहिए। किसी को भी, किसी की बेटी को घर से निकालो, सिर्फ ये देखो कि खान नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी और हिंदू है, और वहां कोई जात नहीं पूछता, मारने से पहले हिंदू है घर से निकालो। ये देख रहे हैं बाप का या घर के बड़े का गला कटा हुआ है, कान कटा हुआ है, मरी हुई बेटी, घर की औरत अंदर बिस्तर पे है। ये हालत, ये बोलते हुए अच्छा लगता है, ये देखते हुए अच्छा लगता है। बहुत सवाल खड़े होते हैं जब आप ये तस्वीरें देखते हैं। इट्स ओके, डोंट मूव इट। मैं कह रहा हूं, एक मिनट के लिए तो सोचिए, बांग्लादेश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बांग्लादेश के वो पढ़े लिखा वर्ग जो दुनिया भर में फैला हुआ है, लंदन के केंसिंगटन गार्डन में हाइड पार्क के सामने सैकड़ों बांग्लादेशी रहते हैं, सैकड़ों। बड़ा शेख हसीना के खिलाफ आप लोग आंदोलन लंदन में करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं, कैलिफोर्निया में करते हैं, ये सब आपको दिख रहा है, और ये सब आप इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे आप अप्रूव कर रहे हैं। कीप ऑन चेंजिंग द विजुअल्स, कीप ऑन चेंजिंग द विजुअल्स। घर के बड़ों को मारो, औरतों को किडनैप कर लो, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करो, बेसिकली दे आर रेपिंग हिंदू वुमेन। और इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे सब जायज है, सब जायज है, सब कुछ अलाउ किया जा रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग अलाउड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसी हालात तब देखे थे जब अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया था और मोहम्मद गद्दाफी को दूसरे देश से हटाया। यह कह के हटाया था कि ये दोनों अपने अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के लिए खतरा है। और आज मैंने पहले भी कहा, नो वन इज डिफेंडिंग देम। वो शैतान थे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां के कबीलों को एक साथ
रखा हुआ था, चाहे डरा के ही रखा हुआ था, आज के इराक और सीरिया से बेहतर। इराक बिफोर सद्दाम हुसैन और आफ्टर सद्दाम हुसैन, ये बड़े बड़े लेखक जो बैठे हैं न्यूयॉर्क और लंदन में, जरा लिख दे किताब, तस्वीरें दिखा दूंगा ना 10, तो दिमाग बिल्कुल भौचक्का रह जाएगा, खराब हो जाएगा दिमाग। अफगानिस्तान की तो क्या बात करूं, बात बांग्लादेश की हमारे सामने हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सवाल खड़े होते हैं, आपके पास एक ही तस्वीर है शुभम, और मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, दे शुड कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है। खबर आती है, बांग्लादेश के पत्रकार बोलते हैं कि राहुल गांधी लंदन में बीएमपी के नेता से मिले और उन्होंने साइलेंट अप्रूवल दे दिया। मैं कहता हूं आप उस पत्रकार की बात मानो या ना मानो, मैं ये कह रहा हूं बांग्लादेश की जनता ने अप्रूवल दे दिया। बांग्लादेश की जनता ने इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, और मैंने कहा था आपको जिस दिन ये हुआ था, 5 दिन रुक जाइए, 1 2 3 4 5, और आज देखिए वो आधे ट्विटर और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के हैंडल, जो ओमकारेश्वर जी बोलते थे ना, विजय जी, कि नहीं ये डेमोक्रेसी की लड़ाई, आज कह रहे हैं नहीं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तो कुछ लोगों ने ओवरटेक कर लिया है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खराब दिखाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, अपने आंखों से पट्टी हटाओ, तुम इस्तेमाल हो गए हो। ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश पे काबिज होने जा रही हैं, एंड दैट्स अ रियलिटी फॉर इंडिया। ये हमारे पॉलिटिकल क्लास को भी समझना होगा। बात करते हैं हम सीएए की, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं, जो शुभेंदु अधिकारी ने, जो बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, पहले टीएमसी में भी रहे, उन्होंने एक बात बोली थी, 1,80,00,000 हिंदू बांग्लादेश से भारत आने के लिए तैयार हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के शब्द थे। मेरे को उस समय लगा था कि थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं दर्शकों, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। मुझे लगा कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में प्ले कर रहे हैं, कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी एंटी टीएमसी स्टैंड लेने के लिए इतना बड़ा नंबर दे रहे हैं कि 1,80,00,000 हिंदुस्तान आना चाहेंगे बांग्लादेश से। मुझे फ्रैंकली लगा था ऐसा, लेकिन आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। 4 घंटों में आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, एंड शुभेंदु अधिकारी वॉज राइट। जो कल तक एक साथ खेल रहे थे उनको मारा जा रहा है। जो बच्चियां जा रही थी, ये महिला की जिनकी आपने तस्वीर अभी चलाई थी बंसल, वो दोबारा चलाओ। ये एक एनजीओ चलाती है, महिला की तस्वीर, जिनसे उठक बैठक कराई गई। प्ले दैट विजुअल अगेन राइट नाउ। ये महिला विजय त्रिवेदी जी, अजय आलोक जी एनजीओ चलाती थी। प्रियंका जी ये एनजीओ चलाती थी, और जो वहां से हमारे स्टिंगर ने इंफॉर्मेशन भेजी है, 70% ये मुस्लिम घर परिवार के बच्चों को, जो वहां के पुरुष 3-3 4-4 शादियां करके जो बच्चे होते थे पहलियों से, उनकी मदद करती थी। और आज हालत देख लो क्या है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट सही नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शेख हसीना के बेटे ने हाथ जोड़ लिए, मुजीबुर रहमान के देवते ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब हमारा परिवार नहीं आएगा बांग्लादेश को बचाने, तो बांग्लादेश को बांग्लादेश की जनता देखे। लेकिन वहां के हिंदुओं का क्या, वहां के हिंदू परिवारों का क्या, वहां के हिंदू बच्चों का क्या? अजय आलोक जी, उन्होंने एक कोशिश की है, मैं इसे एक कोशिश कह रहा हूं, मेरे को नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन विजुअल्स ऑन एयर ऑफ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। कैन आई हैव हिंदू प्रोटेस्ट विजुअल्स ऑन एयर? वो हरे कृष्णा हरे राम, देवी मां का नाम ले रहे हैं, काली मां का नाम ले रहे हैं, डरे भी हुए हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप समझिए, तस्वीर में बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये 2% भी नहीं है बांग्लादेश की जनता। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें बचा लो। ये सिर्फ बोल रहे हैं हमें बचा लो। भारत की सरकार, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब कह रहे हैं हमको बचाना चाहिए, बट कैन वी डू इट? क्या हम बांग्लादेश से,
क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम 1,80,00,000 हिंदुओं को बचा सकते हैं? सीधा सवाल है आज। कैन आई हैव माय पैनल ऑन एयर? माय पैनल ऑन एयर, अजय आलोक जी, विजय त्रिवेदी जी, ओमकारेश्वर जी, प्रियंका जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नाहिद लहरी खान साहब आ रही, रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ये पैकेज दिखा रहा हूं अजय आलोक जी, मेरे को पता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द लास्ट मिनट अजय जी। सिर्फ ये 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट है विजय जी, और फिर मैं डिबेट कर रहा हूं कि क्या भारत आज इस स्थिति में है, और क्या भारत के राजनीतिक दल 1 मिनट के लिए ये छोड़ देंगे कि ये बीजेपी सीएए ला रही है, कि कांग्रेस ला रही है, और हम सब एक साथ बांग्लादेश में जो हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, उनसे बचा सकते हैं अपने 1,80,00,000 भाई बहनों को। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें न तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और न ही उनकी जुबान खुल रही है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की इसी चुप्पी का मुद्दा उठा दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अखिलेश समेत इंडी गठबंधन की चुप्पी को लेकर सीएम योगी ने भी हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस समेत अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी करार दिया है। तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इंडी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। कांग्रेस समेत इंडी के नेता भले ही हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साध लिए हों, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते समय अपनी ट्वीट में हिंदुओं की सुरक्षा को प्रमुखता दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका वोट बैंक खिसक सकता है? पूछता है भारत। पूछता है भारत अजय आलोक जी, पूछता है भारत आप सबसे पहले सत्ता में बैठे हुए पार्टी से पूछते हैं अजय जी, ये जो तस्वीरें हैं ये मन विचलित कर देने वाली हैं। मेरे डायरेक्टर बोलते हैं सर ये क्या है, लेकिन ये रियलिटी है। क्या हम इस स्थिति में हैं अजय आलोक जी? बात तो हम करते हैं ये कि हमको देना चाहिए, बट कैन वी प्रोटेक्ट? क्या हम इस स्थिति में हैं या तो बांग्लादेश की सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके, या हम अपने हिंदू भाई बहनों को वहां से निकाल सकें? शेख हसीना को हमने सेफ पैसेज दिया है, शी स्टिल इन इंडिया, उनको कहीं असाइलम नहीं मिला है, वी आर कीपिंग हर सेफ, बट हाउ डू वी कीप आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेफ इन बांग्लादेश? देखिए ऐश्वर्या जी, शेख हसीना जी ने जब भारत से सेफ पैसेज मांगा तो भारत सरकार ने बिल्कुल दिया, और शेख हसीना जी में यहाँ पे हैं। लेकिन इसी देश में रहने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को भारत में रहने से डर लगता था, नसरुद्दीन शाह को डर लगता था, आमिर खान को भारत में रहने से डर लगता था। तो सब बातें पास की होंगी। आज की जो ज्वलंत समस्या है, इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, और ये समस्या हम लोगों ने पहले से भांपी हुई। सीएए एनआरसी लाने का मेन मुद्दा ही यही था, क्योंकि जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक बगल के देशों में है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो क्या आबादी थी, और आज वो आबादी घटते घटते 1,35,00,000 पे आ गई। तो इतने हिंदू गए कहां? या तो मार दिए गए, या कन्वर्ट हो गए, या जो भाग के आ सकते थे भारत में आके बस गए। सीएए एनआरसी उन्हीं लोग के लिए था, और आज भी उन्हीं लोग के लिए। और मैं आपको बताता हूं जिस ढंग से ये दारुल इस्लाम का कारवां आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान में,
और एक बात तो आपके यहां शो भी हुआ था 2047 इस्लामिक भारत। ये आबादी जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये असर्टिव होते जा रहे हैं। ये आबादी चेंज क्राइम है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इस पैनल में बैठे हुए सबके लिए कोई नहीं बचे। जब भस्मासुर प्रकट होता है ना तो कोई नहीं बचता है, सबसे पहले वही जाते हैं जो उससे नजदीक में रहते हैं। तो जो आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हिंदुओं की और पैरविकार कर रहे हैं इस्लामिक रेडिकल्स की, उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि गाज गिरेगी तो सबसे पहले आप होंगे गाज खाने में। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो निरीह बेचारे, मैं कहूंगा बेचारे हिंदू अपना घर बार संपत्ति छोड़ के जाने को तैयार हैं। भारत सरकार ने बिल्कुल उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो बांग्लादेश के ऑफिसर से बात कर रही है लगातार। और मजेदार बात यह है, आज अमेरिका से भी अपील हो गई, यूनाइटेड नेशन से भी अपील हो गई, अभिनेत्री सब लोग अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। लेकिन हमारे देश का विपक्ष ये अपील नहीं कर पा रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि वहां हिंदुओं को बचाने की बात करेंगे तो यहां मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति है और ऐसी परिस्थिति है कि ये आपको देख के शर्म आएगी कि हम लोग क्या करें। जो भी रेफ्यूजी आएंगे निश्चित तौर पे उनको एफसीए का लाभ देके हम भारतीय नागरिकता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। वो अपना घर बार प्रॉपर्टी छोड़ के आ रहे हैं, उनको यहां बसाना। और दूसरी बात की एनआरसी में यहाँ पे जो ऑलरेडी एनआरसी में 4 करोड़ यहाँ पे रेफ्यूजी बसे हुए हैं, उनको वापस भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मल्टीपल चुनौती इस पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चुनौतियों को चुनौती देने में मजा आता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। Can I have ओमकारेश्वर पांडे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, राम कृपाल जी, विजय त्रिवेदी जी, एवरीवन ऑन एयर फॉर अ सेकंड। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबका मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। रत्नाकर जी, इसमें भी आप बोलेंगे कि सीएए जो ये सरकार ला रही थी, अब आपको समझ आ रहा है क्यों सरकार ला रही थी सीएए? मैं एक बात मानता हूं आपकी बात, जब आप बोलेंगे, मैं नहीं मानता, चाहे अजय आलोक जी ऑफिशियली बोले या ना बोले, कि इतना सब बांग्लादेश में हो रहा था और हमने स्मूथली शेख हसीना को जब सेफ पैसेज दिया, उनको अभी तक असाइलम नहीं दिया, शी स्टिल इन इंडिया, भारत में है, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में उनकी लास्ट नोन लोकेशन थी, सेफ हाउस में उनको रखा गया। तो हमें यह ना पता हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश में सत्ता में काबिज हो गई और हमें पता नहीं हो, ये मैं नहीं मानता। लेकिन अब जो हो चुका है, यह जो जेनोसाइड हो रहा है वहां हिंदुओं का, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको नहीं लगता कि भारत को किसी तरह डू व्हाटएवर इट में अपने हिंदू भाइयों बहनों को बचाना चाहिए वहां? रत्नाकर त्रिपाठी जी, दिस विंडो इज रॉन्ग, गेट आउट ऑफ दिस विंडो। जी मुझे तो ये लगता है ऐश्वर्य जी कि भारत को आस पड़ोस में कहीं भी किसी को बचाना चाहिए जहां अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के साथ तो हम इतिहास शेयर करते हैं, उनकी विरासत शेयर करते हैं, वो हमारे पार्ट हुआ करते थे, तो इसमें भी विपक्ष दोषी है। मैंने माननीय अजय आलोक जी को सुना, लगातार वो बता रहे थे कि इस्लामिस्ट ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हमने जब 71 में इंदिरा गांधी जी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। और उसके बाद जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा तो भारत पैनिक नहीं किया। भारत ने सोवियत रूस के साथ एक समझौता जैसा कर लिया कि इंडो सोवियत सिक्योरिटी प्रोविजन, जिसके तहत व्लादिवोस्तोक से रशिया ने अपना बेड़ा भेजा और जो ब्रिटेन से बेड़ा आ रहा था वो रशिया का बेड़ा देख के वापस हो गया। बांग्लादेश हमने बनवा दिया। आप मुझे बताइए, अगर बांग्लादेश के हिंदू इतने प्रताड़ित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को एक्शन करना चाहिए, वहां जाके कार्रवाई करनी चाहिए। आपने एक कमेटी बनाई जो देख रही है, कमेटी ये देख रही है कि हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है, कमेटी ये देख रही है कि एनजीओ की मालकिन को कैसे घसीटा जा रहा है, कमेटी ये देख रही है कि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। जिस समय याह्या खान ने किया था उस समय भी सबसे बड़ा मुद्दा ढाका यूनिवर्सिटी में हुए नरसंहार का था और एक स्टर्न एक्शन लिया इंडिया ने। मैं इंदिरा जी को भी नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं भारत ने एक जोरदार एक्शन लिया और पाकिस्तान के 2 खंड कर दिए। आपको किसने रोका है? आप कब तक इस बात का बाजा बजाएंगे कि विपक्ष नहीं चाह रहा है, गठबंधन नहीं चाह रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। हिंदू कैसे सावधान होंगे? हिंदू यहां से चले जाएंगे बॉर्डर पास करके सावधान होने, या कांग्रेस चली जाएगी और इंडिया गठबंधन चला जाएगा? सरकार आपकी है, हैसियत कैसे है बांग्लादेश के लोगों की? वहां सरकार इस समय चल रही है सेना की, आप इतना नहीं डपट पा रहे हैं।
आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं, ये सब करके कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। आप एक्शन लीजिए ना। और अगर आप क्या चाहते हैं, भारतीय सेना घुस जाए बांग्लादेश साथ में? नहीं है तो निश्चित तौर पे उस पर दोषारोपण कीजिए। आप क्या चाहते हैं, भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस जाए? आप एक्शन लीजिए, आप जाइए वहां जो लोग प्रताड़ित नहीं, हो रहे हैं, भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस जाए, क्या नागरिकता बेवकूफ वाली देने बात तक कर रहे हैं आप? सीमित ये मत सोचिए कि उनको बांग्लादेश 71 का वॉर कब शुरू हुआ था? जब पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया था, तब हमने वॉर डिक्लेयर किया था। यूनिलैटरल वॉर डिक्लेयर नहीं किया था हमने। मुक्ति वाहिनी का समर्थन दे रहे थे। 2 करोड़ से ऊपर रेफ्यूजी वाहिंदा बांग्लादेश हमने वॉर डिक्लेयर की थी ना। 1971 में हमने रखा था। वॉर नहीं डिक्लेयर किया था। वॉर तब डिक्लेयर हुआ जब पाकिस्तान ने अटैक किया। अजय आलोक जी, आज आप क्या चाहते हैं कि भारतीय सेना अपने आप बांग्लादेश में घुस जाए? 53 साल बीत गए, हमने उनको मौका नहीं दिया। बेसिर खैर की बात कर रहे हैं आप। तो फिर गाना मत गाइए कि हिंदू मर रहा है। राहुल गांधी के मुंह में लकवा मार गया है, बेशर्मी से हिंदुओं को मरते जो एक बार भी बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी सरकार को, मोहम्मद यूनुस को एक बार भी नहीं कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार रोकिए। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी को क्या हुआ? अपील करने में दिक्कत है? आप कार्रवाई खड़गे साहब को अपील करने में दिक्कत है? बोलिएगा। मैं ये बात कह रहा हूं। अरे आप एक्शन कीजिए ना। नहीं, आप में देखिए, मेरे को पता है गाजा, देखिए गाजा पे जब अटैक हुआ या उनके केंद्र सरकार में ये सुनिए, गाजा पे जब अटैक किया इजराइल ने, हमास के लीडर हानिया को मारा, तब बहुत लोग थे। ओनली मी इन 60-40। थैंक यू वेरी मच। राम कृपाल जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं इन 30 सेकेंड्स। वो नेता पता है जिनकी आंसुओं की झड़ी नहीं रुक रही थी। दर्शकों, भारत में थे, भारत के नेता, भारत की राजनीति में, भारत की संसद में स्वेरिंग इन सेरेमनी में 60-40 नाउ बंसल स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये रियलिटी है कि हमास को लेके, गाजा को लेके उनके आंसू नहीं जुड़ते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो चुप है। अभी अजय आलोक जी ने कहा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे, जनता देख रही है, रियलिटी देख रही है जनता को सब दिखता है। मेरा यह मानना है अजय आलोक जी, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। लेकिन अजय आलोक जी, मैं फिर भी कह रहा हूं, रामकृपाल जी और विजय जी, ओमकारेश्वर जी, अगर राहुल गांधी बोल देते हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या होता? ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होता। ये तो एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, ये तो CIA का स्टैंप है इस पे। और 2 नेता हैं। 1 मिनट के लिए विजय त्रिवेदी जी, रामकृपाल जी, ओमकारेश्वर जी, जरा देखिए, मेजर टूर आ रहा हूं। ये 2 नेता है बांग्लादेश में। एक शेख हसीना के राज में बांग्लादेश देख लीजिए, और अब ये जो अमेरिकन स्टूज हैं, द अमेरिकन मैन मोहम्मद यूनुस, ये 2 व्यक्ति, कैन आई हैव बोथ द विजुअल्स ऑन एयर, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के, उनके बीच, उनके रेन में देख लीजिए। चीफ जस्टिस विजय त्रिवेदी जी, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर के अंदर घुस के वहां के लोकल रिपोर्टर से जब मेरी बात हुई, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ आंदोलन तक रुक रहा हूं, कि आंदोलन किया गया उनके घर और उनके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, चीफ जस्टिस के ऑफिस के बाहर, कि भैया छोड़ दो, नहीं तो छुड़वाना हमें आता है। दर्शकों, ये 2 नेता हैं। एक शेख हसीना के राज में बांग्लादेश कैसा था, और मोहम्मद यूनुस साहब जो अमेरिका के चोजन वन है, CIA के चोजन वन है। देख लीजिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आई कैन बी कॉल रेपिटेटिव, बट मैं कह रहा हूं अजय आलोक जी, ये तब होता है जब विदेशी ताकतों से जाके मदद मांगी जाती है कि प्लीज सेव द डेमोक्रेसी। तो जब सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी आते हैं बचाने, तो देख लीजिए बांग्लादेश की आज की तस्वीरें चला दीजिए। ये होता है, तबाही मचती है, सड़कों पे नंगा नाच होता है, मौत का तांडव होता है, घरों में घुस के लोगों की इज्जत और आबरू, मैं क्या बोलूंगा, घरों से बुजुर्गों के सामने जब घरों की बेटियां बहुओं को जब इस तरह से किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जेनोसाइड के अलावा ओमकारेश्वर जी, आई डोंट नो। विजय जी, CAA या नो CAA, भारत बचा सकता है बांग्लादेश के हिंदुओं को या नहीं? विजय जी, आपको क्या लगता है? आर वी इन अ पोजीशन टू डू इट? ऐश्वर्या, बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है आपसे
कि ऐश्वर्या जो है वो बहुत बच कर बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क के इंटेलेक्ट्स हैं, बांग्लादेश के इंटेलेक्ट्स हैं और कहीं पर जो बैठे हुए इंटेलेक्ट्स वो चुप है। ऐश्वर्या इंडिया के इंटेलेक्ट से सवाल नहीं कर रहे। सर मैं तो कर चुका हूं उनसे, कर के थक गया। इंडिया में जो इंटेलेक्ट्स बैठे हैं सर मैं तो पूछ के थक गया। इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं? अरे सर मैंने बोला ना गाजा पे सेशन जो है सर प्लीज कल खत्म हो। प्लीज आप बोलिए। सॉरी बोलिए प्लीज बोलिए सर, प्लीज कीप योर पॉइंट। नहीं आपके मैं ये कह रहा हूं सर, मैंने तो कहा ना गाजा पे जिनके आंसू नहीं रुक रहे कल खत्म हुआ है, वो अभी चुप हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, इसलिए मैं आज मैंने बोला वो। जी प्लीज बोलिए सर। जी तो मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ है। हम जया, अमिताभ बच्चन और किसका नाम बोला जाना चाहिए, कैसे टोन में पढ़ना चाहिए, इस पर पूरा लड़ाई करके हमने सेशन खत्म कर दिया। और बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर पूरी पार्लियामेंट चुप रही है। एक तरह से एक पूरा मैसेज भी तो दिया जा सकता था वहाँ से, एक रेजोल्यूशन पास करके। जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वो रेजोल्यूशन पास करती कि भाई वहाँ पर ये जो टारगेटेड किलिंग है, मैं इसको टारगेटेड किलिंग कह रहा हूँ, आप इसको पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं, ये टारगेटेड किलिंग हो रही है वहाँ पर। इस पर हम लोग क्यों चुप हैं? उस पर पूरी संसद, केवल एक राजनीतिक दल, सरकार, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं बोले? इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? फिर बात आप कर रहे हैं, हमने शायद आपको 4 दिन पहले भी बात हुई थी कि भाई ये हिंदू कहाँ जाएंगे, क्या भारत सरकार उनको लेने के लिए तैयार है? मैंने उस दिन भी कहा था कि 2 तरह के हिंदू वहाँ पर हैं। एक जो भारतीय हैं, जो किसी काम से, धंधे से, नौकरी से वो गए हैं, उनका इवैक्यूएशन तो भारत सरकार कर सकती है। लेकिन जो 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 30 लाख है, जो भी नंबर है, वाटेवर नंबर, उसके लिए कैसे वो खड़ी है भारत सरकार, उसके लिए क्या कर रही है? और दूसरा, इसको भी साफ करना पड़ेगा, अजय आलोक साहब बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि क्या ये डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है भारत सरकार का, भारत का? कि आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोस में जो देश आपके दोस्त हैं, जो सरकार आपकी दोस्त है, उसके खिलाफ क्या साजिश हो रही है? ये भी काम तो हमारा होता है कि हमारे पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, यदि हमें नहीं पता है, क्योंकि उसकी आग की झुलस तपन हमें महसूस होनी है, जो हम महसूस कर रहे हैं आज। तो ये क्या डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? मैं फ़ोटो देख रहा था कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी मोहम्मद यूनुस साहब की फोटो, पुराने कब की है फ़ोटो, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट्स है ये एक दिन में नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि ओवरटेक कर लिया स्टूडेंट्स के और एजुटेशन को। ओवरटेक नहीं किया ऐश्वर्या, वो शैडो थी स्टूडेंट एजुटेशन। सर मैंने कहा ये कहा जा रहा है लोग ओवरटेक नहीं, कभी किसी स्टूडेंट खड़ा कर दिया ढाल बनाकर। हाँ सर मैंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन ओवरटेक कर लिया। ये शुरू से वो तो मास्किंग थी, रियलिटी यही है। हाँ जी, तो वो ओवरटेक नहीं किया गया। हाँ। उसको ढाल की तरह से इस्तेमाल किया गया। तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए था कि भाई हमारे पास क्या डेवलपमेंट है। शेख हसीना जी को यहाँ पर लाना, उससे पहले जब बात हुई हमारे हाई कमिश्नर की वहाँ पर, और शेख हसीना ने कहा कि मेरी जान खतरे में है, तो इसका मतलब वहाँ के डेवलपमेंट हमें, और हमारा हाई कमिश्नर वहाँ पर है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उन्हें खबर नहीं मिली कि क्या हो रहा है? और फिर एनआरसी सीए की बात हम कर रहे हैं, बात आज हो रही है, मैं देख रहा हूँ पिक्चर्स की जो आ रही हैं, और बॉर्डर पे जो हिंदू खड़े हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो इस्कॉन के मंदिर में 4 दिन पहले क्या हुआ, उन सब बातों पर हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड करें? क्या ये देश खड़ा हुआ है उनके साथ? सीए पर तो बहुत आपने हंगामा कर लिया, बात हुई थी प्रोसिक्यूशन की, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पर, उस पर क्या किया गया, और क्या भारत सरकार इस स्थिति में है कि उस पर काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और काम कहाँ से करेंगे प्रभु? आपने तो असम में सीए को लागू करने की बात की थी, फिर एनआरसी की बात की थी, फिर एनआरसी को आपने फाइल को दबा दिया। शायद पता होगा अजय आलोक साहब को कि क्या हुआ है वो एनआरसी के रजिस्टर का, कुछ किया है आपने? और पहले जो लोग हैं वो अभी शरणार्थी हैं, तो क्या 1 करोड़ लोगों को लाकर हम फिर से शरणार्थी बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में उनको शरणार्थियों के तौर पर 1-1.5 करोड़ लोग और आगे आ जाएं? इस सब पर हम लोग क्या कर रहे हैं? और प्रभु की सरकार तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत मानी जाती है अजय जी की। बांग्लादेश के ढाका और पाकिस्तान जो हमारा इधर का इलाका है पीओके का, उसमें ज़्यादा दूरी है क्या? मुझे नहीं पता कितना दूरी है, क्योंकि मैं ऐसे गया नहीं नापने, लेकिन मैं त्रिपुरा के बॉर्डर पर गया था, मैं वेस्ट बंगाल में भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर गया था। तो वहाँ जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात। और सरकार को भी एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए, अपील की ज़रूरत नहीं है। यूनुस साहब को स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, रामकृपाल जी आ रहा हूं जी। अजय आलोक जी, देखिए इन्होंने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल इतर नहीं करता हूं। जो इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, पड़ोसी देश में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, आज से नहीं पता है ये।
ये हमें पिछले 4 साल से 5 साल से पता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश हो रही है, वहां से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, वहां पे हिंदुओं का दमन होता है। भारत सरकार ने पहले कई बार शेख हसीना जी से इस बारे में कई बार बात की है। शेख हसीना जी ने भारत सरकार को एश्योर भी किया था कि वो इस तरह के इस्लामिक ताकतों को बढ़ने नहीं देंगी। उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया अपने रेजिम में। बांग्लादेश को एक आगे बढ़ने वाली इकॉनमी बनाया। बांग्लादेश 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, एक स्टेबिलिटी थी, चुनी हुई सरकार थी। उसके बावजूद इस्लामिस्ट एलिमेंट, आपको इसमें डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। वहां पे बीएनपी पार्टी का लगभग 30-32% वोट है जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट। ये बीएनपी वो है जो बांग्लादेश वॉर के समय भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती थी, पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ती थी। ये बीएनपी पार्टी वो है। 30% लश्कर जमात इस्लामी हो जाते हैं, तो 60 to 65% पॉपुलेशन आज की तारीख में इन दोनों के पास मिला के। डेमोग्राफी में जब आपके नंबर बढ़ जाते हैं तब आपको कुछ नहीं आप कर सकते हैं। शेख हसीना जी को अगर छोड़ के नहीं आती भारत, उनका कत्ल कर देते ये लोग, ये तो पता ही है। तो उनके पिताजी का भी कत्ल कर दिया था मुजीबुर रहमान का। आज उनकी मूर्तियां तोड़ दी, बंग बंधु कहते थे, उनकी मूर्तियां तोड़ दी। तो उस भीड़ की मानसिकता आप देखिए। तो सारी कूटनीति वगैरह फेल कर जाती है और सारा प्रीएम्प्टिव मेजर्स फेल कर जाते हैं जब इस तरह का मास मूवमेंट जिसको फंडिंग मिल रही हो, एक नहीं 3-4 देशों से, क्योंकि किसी देश के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में नहीं था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे। ये हमें पता है। सीए और एनआरसी इसी को सोच के लाया गया था कि जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इन सब से अगर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध जैन इसी तरह प्रताड़ित करके भेजे जाएंगे तो उनको किस नागरिकता के तहत हम लोग उनको यहाँ पे बसाएं। आज तो मैं कह रहा हूँ कि एनआरसी इसलिए जरूरी है कि जो 4 करोड़ अवैध सर जरूरी है तो ले आइए ना निकाल बाहर। सर जरूरी है तो ले आइए। वो भारत में बैठे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनको भी समझ आएगा, जिनको गाजा के लिए जब होता है तो उनके आंसू नहीं रुकते। सर बांग्लादेश में चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे। जी ये होना ही है। अब मैं एक बात और बता देता हूं। अब ये बांग्लादेश एपिसोड हुआ है तो इसके होने में और तेजी हो जाएगी। ये होना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए कि हमें 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं को रखना है यहाँ पे, लेकिन ये तरीका नहीं है। इसका मतलब कि जिसकी संख्या भारी हो तो भगा देगा। ये बहुत बड़े डिबेट को जन्म देता है। नहीं, ये देता है और ये रियलिटी बताता है। सर ये रियलिटी बताता है कि हम कहां खड़े हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए, रामकृपाल जी, ओमकारेश्वर जी, मेजर तूर आ रहा हूं, प्रियंका जी, कि हम कहां हैं। आप बीजेपी की पॉलिसीज का दर्शकों आप फेवर करिए या उसका अपोज कीजिए। आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए या आप अपोज कीजिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। वो पॉलिसी नहीं है, वो रियलिटी है। वो दिखाता है कि किस तरह से वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका, आई एम नेमिंग इट, बीजेपी नहीं लेगी, कांग्रेस नहीं लेगी, सीआईए का स्टैंप है इस पे। जिस तरह से वहां हुआ है तख्ता पलट, और खूनी तख्ता पलट है। शेख हसीना को बचाया है भारत ने, लेकिन क्या उन 1,80,00,000 हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को आगे नहीं आना चाहिए? मेजर तूर, आई एम कमिंग टू यू फॉर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। सिर्फ मेरे को 2-3 मिनट और दीजिए। रामकृपाल जी एंड ओमकारेश्वर जी, आपका पॉइंट। ओमकारेश्वर जी फर्स्ट यू एंड देन रामकृपाल जी। ओमकारेश्वर जी प्लीज बताइए, क्या नहीं बचाना चाहिए हमको अपने भाई बहनों को? विजय त्रिवेदी जी की सर नहीं बिल्कुल बचाना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने ये कहा कि क्या ये हमारा कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है कि वहाँ इतने कुछ हो रहा था और हमने उसके लिए क्या किया? अगर किया, हमने शेख हसीना से बात करी, तो इसका मतलब ये अनसॉल्वेबल है हमारे लिए, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ अपोजिशन और रूलिंग एक दूसरे से लड़ के इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो हमें इफेक्टिवली उनको समझाना पड़ेगा कि देखो, अगर तुमने इसी तरह हिंसा जारी रखी तो हम कड़े एक्शन लेंगे। सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ कमेटी बनाने और ऑब्जर्वेशन करने से नहीं होगा, एक कड़ा मैसेज देना पड़ेगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है ना, हमने इसके पहले 71 वॉर में जब वहाँ पर इसी तरह जेनोसाइड हो रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कर रहे थे, तो उस समय क्या इंदिरा गांधी ने ये सोचा था कि अपोजिशन उनके साथ है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल उनके साथ हैं कि नहीं? उन्होंने जो एक्शन लेना था लिया। तो एक्शन तो सरकार को लेना पड़ता है ना। सरकार ये नहीं कह सकती वो नहीं साथ हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं। आप सीट पे हैं साहब, आपको जो एक्शन लेना हो लीजिए। आप एनआरसी लागू कर रहे हैं, लागू कीजिए, लेकिन विजय त्रिवेदी जी की बात का जवाब भी दीजिए कि एनआरसी लागू करने के बाद जितने 19 लाख नाम आए थे उनका क्या हुआ? उनमें से कितने लोगों को आपने बाहर वापस भेजा है पिछले 10 सालों में?
उसी तरह आप सीए ले आए हैं, आपको लगता है कि 1 करोड़ लोग वहां पर हैं जिनको भारत में अब शरण देनी पड़ेगी, तो इस बारे में नीतिगत फैसला करें, इस बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, ऑपोजिशन पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, जो भी करना है उसके लिए पावर तो सरकार के हाथ में है। अगर इस पे ऑन द रिकॉर्ड आप डिस्कशन करेंगे, उसमें खुल के आ जाएगा कि कौन आपके साथ नहीं है। भारत में एक अच्छी बात रही है कि विदेश मामलों में कोई भी मामला रहा हो, समूचा एकजुट होता है पक्ष और विपक्ष, और एक स्वर में भारत बोलता है। तो इस मसले पर भी भारत एक है, वहां हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो भी आपको बात करनी हो, जो उनके साथ मैसेज देना हो, जो एक्शन लेना हो, मुझे लगता है समूचा भारत आपके साथ है। रामकृपाल जी, ये कहने के लिए भारत के राजनेता एक साथ हैं, क्योंकि मुझे संसद में तो दिखा नहीं कोई बात होती हुई। संसद में तो ये दिक्कत थी कि जय अमिताभ बच्चन नाम लिया जाए कि नहीं, और वहां सोनिया गांधी जी भी आ गई थी और वहां सब आ गए थे। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो कोई आया नहीं। देखिए ऐश्वर्य जी, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सारी चीजें, हम 5-6 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो कुछ वहां हो रहा है ये तो ऐसे है जैसे घर में आग लगी हुई है। हम पहले उस आग को बुझाएंगे या इस पे बहस करेंगे कि आग क्यों लगी, इंटेलिजेंस फेल्योर था, किसके कारण से लगी। हम लोग तो वही कर रहे हैं ना। जो कुछ हो रहा है पहले हर हालत में इसको रुकना चाहिए। और ये ना जो बात अभी हो रही थी 1971 में भी मुझे पता है सर, उस देश के चीफ जस्टिस के घर के बाहर आंदोलन करके बोला गया कर दो रिजाइन, नहीं तो मेरे स्ट्रिंगर ने बताया वो यही हालत होगी जो सड़कों पे हो रही है लोगों की। उनके घर पे कुछ, मैं बस आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि कंफर्म मेरे पास तस्वीरें नहीं है। मेरे पास कंफर्म तस्वीरें होती दर्शकों, आई वुड हैव पुट इट ऑन एयर कि चीफ जस्टिस को कैसे आर्म ट्विस्ट करके दबाव बना के रिजाइन कराया गया है। मोहम्मद यूनुस से संभलने वाली ये एक्सट्रीमिस्ट ताकतें मोहम्मद यूनुस जैसे अमेरिकन सूट से संभलने वाली नहीं है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, अजय आलोक जी भी जानते हैं, भारत की सरकार भी जानती है, और बांग्लादेश की जनता भी जानती है कि मोहम्मद यूनुस से कुछ संभलने वाला नहीं है। वो बहुत बड़े दिमागी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, नोबेल लॉरिएट सब हैं, लेकिन भाई साहब ये संभालना किसको है ये तो देखिए। आप इनको बजट समझाएंगे, आप इन लोगों को फाइनेंस समझाएंगे, जो शेख हसीना के घर में घुस के उनके इंटरनल क्लोथ्स और उनके घर वालों के लहराते हैं, ऐसे हैवानों को आप बजट समझाएंगे? ऐसे हैवानों को आप ये समझाएंगे कि कैसे बांग्लादेश को आगे ले जाना है? फर्स्ट यू हैव टू गेट थिंग्स इन ऑर्डर। राम कृपाल जी, वो जू में घुस के हिरन को मारने, काटा है उस हिरन को कि चल बहुत दिन रह लिया तो जू में, ऐसे हैवानों को आप बांग्लादेश कैसे आगे ले जाना है वो समझाएंगे? मोहम्मद यूनुस के बस का नहीं है, ही कैन नॉट कंट्रोल दिस। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं अपनी बात वही तो शुरू ही किया था। सॉरी, मुझे लगा पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच जी आ रही है सर, प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम जितने लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या इस बात की है कि जो हो रहा है उसको हर हालत में रुकना चाहिए, या हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वे लोग जिम्मेदार हैं जो 4 तारीख को अभी जीत करके आए हैं और सत्ता में जिनकी सत्ता है, या वे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं ये जीत गलत है, जीते तो हम हैं? छोड़िए इस बात को। मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 दिनों से जब से यह घटनाक्रम हुआ है, वही अवामी लीग थी जब बंग बंधु की थी, मैंने 71 में भी देखा था सर, यही बीजेपी, सारे लोग जब तक तो जल से हुआ करती थी, एक सुर से सब कहते थे कि इंदिरा गांधी के साथ हैं। अब पता नहीं उन्होंने इंदिरा इज इंडिया जो वाजपेयी जी ने क्या दुर्गा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन एक चीज थी कि पूरा देश सारी चीजें भुला करके इस बात पर था कि बिल्कुल आगे बढ़ो। आज मुझे लगता है कि यह होना चाहिए था। 7 अक्टूबर को जो कुछ किया हमास ने इजराइल में, उस पर जो रिएक्शन आया था कि इस पर जो सबसे पहले तो यह हुआ फलस्तीन को रक्षा की जानी चाहिए, हाँ, और उसके बाद कहा गया कि 7 तारीख को जो हुआ था वो भी गलत था। यानी 7 तारीख को जो वहां के बच्चे मारे गए, जिस तरह से वहां पर मतलब जो अमानवीय कृत्य हुए थे, जिस तरह से वो, उसके बारे में किस तरह से जुबान बंद हो गई थी।
और अभी ये बात सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये चल रहा है कि आपका जो है वो कहने का ढंग ठीक नहीं है, इस पे बात हो रही है। इस बात पर क्यों नहीं सारे लोग कहते हैं कि चाहे जो करना पड़े, 71 दोहराना भी पड़े तो उड़ाइए। अगर इस देश के अपोजिशन जो कल तक कहते थे कि हम जनता ने हमको जिताया है, तुमको नहीं जिताया है, उन लोगों के मुंह से अब तक आवाज क्यों नहीं निकल रही है? इसलिए कि वोट बैंक कम हो जाएगा। और ये लोग तो कह रहे इंटेलिजेंस का फेलोर है, इंटेलिजेंस का फेलोर तो इजराइल में भी था। यही बातें की जा रही थी। दुनिया में जहां जहां जो कुछ हो रहा है इंटेलिजेंस फेलोर, मैं कहता हूं हो भी, तो आप आगे वो आग बुझाना चाहते हैं या आग क्यों लगे उसके कारणों की तरफ जाना चाहते हैं? आप अपने ईमानदारी से अपने विचार साफ रखिए। मैं समझता हूं राजनीति कर रहे हैं, ये जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भी यहाँ के लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं। सर, घटिया राजनीति कर रहे हैं। अजय आलोक जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं कि क्यों घटिया राजनीति हो रही है, लेकिन मेजर तूर, ओनली मी एंड मेजर तूर फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अजय आलोक जी आ रहा हूं, बहुत सवाल है। ओनली मी एंड मेजर तूर। मेजर तूर, क्या भारत इस कंडीशन में है? डू वी हैव द कैपेसिटी? क्या हमारे पास वो क्षमता है कि हम 1,80,00,000 हिंदुओं को बचा सकते हैं बांग्लादेश में? और जिस तरह की ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश पे, अब मैं मानता हूं कि सत्ता पे काबिज हो चुकी हैं, हाउ डू वी कंट्रोल इट? पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा सील्ड है, बांग्लादेश का बॉर्डर पोरस बॉर्डर है सर, पोरस बॉर्डर है। और तो और छोड़िए, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन्होंने बॉर्डर पार करके दिखाया। देखो, वो अपना सेल्फी ऑन रख के, देखो मैंने बॉर्डर पार किया, देखो मैं इंडिया आया, शॉपिंग की, कपड़े खरीदे, वापस चला गया, नो वीजा, नथिंग। इतना पोरस है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर। ऐसे में एक अगर इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर आ सकता है, तो टेररिस्ट या ऐसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट तो मतलब कितने आ सकते हैं मेजर तूर? आई डोंट नो, इट्स स्कैरी। ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये जो 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ये बहुत ही वल्नरेबल है, नंबर 1। नंबर 2, मैन पावर। यहाँ पे सिर्फ आंकड़े नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पे मैन पावर की पॉसिटी है जो अभी फिल की जाएगी। नंबर 3, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा जो अभी हमारी बात सुनते हैं डिबेट, बॉर्डर पार करना मतलब डिक्लेरेशन ऑफ बॉर्डर। सर, आपका ऑडियो खराब है, आपने माइक को थोड़ा पास रख लीजिए। थैंक यू जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी जी, अब आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए, ऐसे बोलिए। ओके, ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आज की तारीख में बॉर्डर पार करना मतलब होता है कि आपने जंग का ऐलान। पहली चीज तो वो ऑर्डर आएंगे नहीं फिलहाल। सबसे मेन क्राइटेरिया है ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पे आना। और अगर काफी मनाने के बाद भी अगर कांग्रेस इस बात को लेकर सीरियस नहीं है बातचीत के लिए पार्लियामेंट में, तो फिर रूलिंग पार्टी के पास पूरा हक है अपना डिसीजन लेने के लिए, यूनानिमसली एंड इंडिपेंडेंटली, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ कांग्रेस। तो अभी जो आज की तारीख में जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, एवरी डे इज अ डे डिलेड, मींस नंबर ऑफ बॉडीज, डेड बॉडीज विल बी फाउंड एवरी डे, रोज। अभी जब हम बात करें, अभी भी मारे जा रहे हैं हिंदू। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, या और हमें यूएन को अपील करनी चाहिए इमीडिएटली, और रेड क्रॉस को भी एक्टिवेट करना चाहिए कि इमीडिएटली ऑन ग्राउंड उतरे और सिचुएशन का जायजा लें। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश आर्मी ने ये होने दे रही है, वो नहीं होने दे रही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, होने दे रही है। इट इज अ ऑर्केस्ट्रेटेड, प्लान्ड, रेडिकलाइज्ड मूवमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं यूएन के पास जाने का कोई फायदा नहीं। आई कॉल्ड यूएन एज अ सेल्फी पॉइंट। देखिए, यूएन में जाके लोग सेल्फी खींचते हैं झंडे के नीचे, वो बगल में नदी है जो उसके बगल में, और नीचे जाके शॉपिंग करते हैं बेसमेंट में। संयुक्त राष्ट्र में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। कैन आई हैव एवरीवन, माय कंप्लीट पैनल ऑन एयर प्लीज? रत्नाकर त्रिपाठी जी, भारत में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेके घटिया राजनीति क्यों हो रही है? हम सब एक साथ नहीं आ सकते क्या इसमें? एंड देन व्हाई कांट वी एक्ट ऑन दिस? या यही चलता रहेगा, तू मेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं हूं, वहां 1 करोड़
80 लाख हिंदुओं को मारा जाएगा जैसे पाकिस्तान में लगातार मारा जाता है। हम यही बोलते रहेंगे क्योंकि मोदी और शाह आ रहे हैं इसलिए सीएए और एनआरसी नहीं है। अभी आप मुझे बता दीजिए कि ये 1 करोड़ 80 लाख हिंदू बांग्लादेश से आएंगे या आने चाहिए क्या नहीं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है त्रिपाठी जी? नहीं आने चाहिए, इनको नहीं बचाना चाहिए त्रिपाठी जी? रत्नाकर जी देखिए, मैं इतनी देर से सबको सुन रहा हूं जी, आपको भी माननीय सुनेंगे। रामकृपाल जी की सुई तो बार बार जाके गाजा पे ही रुक जाती है, गोया सरकार चला रही हो कांग्रेस। और जो रामकृपाल जी बोल रहे थे, अटल जी ने जब अभिनव चंडी दुर्गा बोला तो तब बोला जब इंदिरा गांधी जी ने एक्शन लिया। सरकार नॉन एक्शन मोड पे है और मेजर तूर अजय आलोक और रामकृपाल जी को ऑब्जेक्शन है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। अरे आपको चाहिए विपक्ष को छोड़ दीजिए, एक्शन आप लीजिए ना। आप वोट बटोरना चाह रहे हैं कि विपक्ष बटोरना चाह रहा है? 1 करोड़ हिंदुओं को आप मादरे वतन से उनके उजाड़ करके यहां लाना चाह रहे हैं। आप उनको वहां सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। स्टैंड तो आपने लिया है ना। शेख हसीना ने ना आपसे असाइलम मांगा और ना रिफ्यूज मांगी। जहां से मांगा ब्रिटेन अमेरिका से वहां नहीं आया। आपने शेख हसीना को शरण दी, यहां रोका, बहुत बड़ा काम किया। पूरे विश्व की आबादी आपका समर्थन करती है, लेकिन आपने स्टैंड लिया ना। वहां की वर्तमान सरकार के खिलाफ जो लोग हैं उनको आपने शरण दी। अब किस बात की आपको झिझक है? जाइए, स्ट्राइक कीजिए, हमारे भाई बहनों को बचाइए। आप उन 1 करोड़ लोगों को बेघर होने का, अपमानित होने का, बलात्कारित होने का क्यों वेट कर रहे हैं? अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते अजय आलोक जी, रामकृपाल जी और मेजर तूर जी, आपके जो आका लोग हैं, अगर वो मदद नहीं कर सकते तो अपमानित मत करें, उनके बारे में मखौल मत उड़ाएं और ये न बताएं कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष, आपने जितने एक्ट लाए, कितने कानून लाए, चाहे आप सीएए, एनआरसी या 370 तक की बात कर रहे हैं, क्या आप सब विपक्ष से पूछ के लाए थे? आप कोई भी बिल लाते हैं विपक्ष से पूछ के लाते हैं? आप नहीं लाते हैं, तो आपको किसने रोका है? भारत की जनता को जबरदस्ती ये संदेश मत दीजिए ओके, पॉइंट कि विपक्ष के चलते 1 करोड़ हिंदू मर रहे हैं। आपका नाकारापन है, आपका निकम्मापन है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। नाक कार्रवाई करना है। ओके त्रिपाठी जी, इनसे कहिए कि ये कार्रवाई करें। जवाब ले रहे हैं, सरकार से सरकार जवाब दे रही है, अपना विश्लेषण न करें। बीजेपी जवाब दे रही है। सबसे पहली बात जी, गाजा का तो सबसे पहली बात अगर रत्नाकर जी उटूल झूठ बोल रहे हैं, उटूल झूठ बोल रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि 27 जिलों में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, कोई 1-2 जिलों में नहीं हो रहे हैं कि सेक्लूडेड है। ये कह रहे हैं स्ट्राइक कीजिए, मतलब क्या भारतीय सेना घुस जाए, स्ट्राइक कर दे बांग्लादेश पे, उसको कैप्चर कर ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे कुछ तो अक्लमंदी की बात कीजिए, कुछ सोच समझ के बात कीजिए। तो तालिबान वॉर डिक्लेयर कर दे बांग्लादेश पे, वॉर डिक्लेयर कर दे बांग्लादेश पे, क्या चाहते हैं आप? वहां पे अभी आज की तारीख में, वहां की आज की तारीख में जो सत्ता पलट हुआ है, आज की तारीख में वहां जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो रेडिकल्स के हाथ में आ गई और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की तृणमूल सरकार हटा दी है। आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है कि नहीं आती है? अभी हमारी प्राइमरी कंसर्न है वहां की हिंदुओं की रक्षा करना। हम दबाव बना रहे हैं बांग्लादेशी सेना पे, बांग्लादेशी सरकार पे, तो वही रक्षा करेगी। भारतीय सेना बांग्लादेश के अंदर में घुस के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती है। दिमाग से बात किया कीजिए। क्या कुछ भी बोले जाते हैं टीवी पे? अरे ओके, लोग आपको कूटनीतिक तरीके से दबाव डालना पड़ेगा। बीजेपी क्लियर है, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन डालना पड़ेगा, ओमकारेश्वर पांडे बनवाना पड़ेगा। ओके अजय, बांग्लादेशी सेना को बोले हिंदुओं की रक्षा करे, कि वॉर डिक्लेयर कर दे बांग्लादेश पे। क्या ओमकारेश्वर बात करते हैं? ओके अजय आलोक जी, आपने क्लियर किया हमारी सेना नहीं जाएगी, प्रेशर बनाएंगे, लेकिन उस प्रेशर का कितना फायदा होगा मुझे सच में नहीं पता। स्ट्राइक कीजिए, किस पे स्ट्राइक करेगी भारतीय सेना? क्या हमारा कभी इतिहास रहा है कि हमने स्ट्राइक किया है? पहले 71 के वॉर में भी पाकिस्तान ने पहले हम पे हमला किया था, तब वॉर डिक्लेयर हुआ था। हम कभी स्ट्राइक नहीं करते हैं। और आज की तारीख में सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि हम मजबूर करें बांग्लादेशी आर्मी को, बांग्लादेशी सरकार को, वो हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करे। और साथ के साथ हम तैयार रहें कि रक्षा होने के बाद भी जितने हिंदू इंडिया में आते हैं उनको हम सीएए की तरह नागरिकता दें। सीएए के तक नागरिकता दें। ओमकारेश्वर पांडे, विजय जी एंड रामकृपाल जी, एंडिंग कमेंट्स फटाफट। ओमकारेश्वर जी, क्विक 30 सेकंड प्लीज, थैंक यू। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस विषय पर भगवान के लिए आपसी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
अगर सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कई जिलों में फैले हैं, तो खुदा करे आप जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, इंटेलेक्चुअल से चर्चा कर लीजिए कि क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने। आप अपना प्रस्ताव तो लाएं, आप लोगों से डिस्कशन करें। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि आप कैसे रक्षा कर सकते हैं, सरकार में आप हैं तो रक्षा आपको करनी पड़ेगी। विपक्ष अगर आपके साथ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष करने नहीं दे रहा है। ओके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले पर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ और समन्वय के साथ सभी पक्षों को साथ मिलकर बैठ के विचार करना चाहिए और एक नेशनल कॉन्सेंसस बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सहमति बनाई जानी चाहिए इसको लेकर। ओके विजय जी 30 सेकंड्स प्लीज सर। थैंक यू। देखिए ऐश्वर्य, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जिस स्थिति में है, अभी ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सरकार को ये अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए और जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ बैठकर एक ऑल पार्टी मीट करके या जो भी है उस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि फौज जाएगी कि नहीं जाएगी, अजय आलोक जी जिस बात को कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को क्या करना चाहती है इस पर ऑल पार्टी मीट करके एक कंसेंसस बनाए, और नहीं बन रही तब भी भारत सरकार क्या चाहती है वो मैसेज बांग्लादेश को, और ये बीएनपी का मसला नहीं है ना, ये आईएसआई का भी मसला है, ये अमेरिका का भी मसला है, या जो भी मसला है उस पर भारत सरकार कैसे वहां पर जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित रख सकती है, संरक्षित रख सकती है, इस पर स्ट्रेटजी बनाने और उसको चेकआउट करने का वक्त है। ये नहीं कि रामकृपाल जी 30 सेकंड नहीं बोल रहा है तो आप नहीं करेंगे। रामकृपाल जी 30 सेकंड। ऐश्वर्य जी, मैं केवल यह कहता हूं कि ममता बनर्जी ने बिना किसी केंद्र से बात किए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस मामले में आने वाला समय बहुत बुरा है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। कम से कम बाकी पार्टियां तो इस तरह कह सकती थी। और मैं बताऊं, सेना से भी ज्यादा असर होता है अगर भारत का पूरा राजनीतिक दल एक साथ उठ खड़ा हो और कहे कि खबरदार, बहुत बड़ा मैसेज जाता है, यूएस को भी जाएगा, चाइना को भी जाएगा। ओके। लेकिन दुर्भाग्य है, वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की राजनीति हो रही है कि ममता बनर्जी और फारूक अब्दुल्ला आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के मुंह में दही जम गया है। बाकी लोगों के मुंह में दही जम गया। पॉइंट टेकन रामकृपाल जी। ओके अजय आलोक जी, मैं अपनी एंडिंग नहीं कर रहा हूं। अजय आलोक जी एंडिंग। अजय आलोक जी, यहाँ के विपक्ष से क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ का विपक्ष तो मंसूबे पाल के बैठा है कि बांग्लादेश के जैसे हालात भारत में कब हो, इनसे आप उम्मीद पालेंगे हम? ये जो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि विपक्ष को देखिए, ये लोग तो मना रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालत में भारत में हो जाएंगे। यही मेरी प्रॉब्लम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेस के एक नहीं दो नेताओं ने, रत्नाकर त्रिपाठी जी और एक तो केंद्रीय मंत्री रहे, मी विद विजुअल्स प्लीज एंड आई एम एंडिंग। वहां पे हजारों हिंदू भाई बहन सड़कों पर उतरे हैं प्रोटेस्ट, कैन हैव द विजुअल्स ऑन एयर। हजारों भाई बहन वहां पे सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट के लिए। देखिए, देखने में आपको लगेगा बहुत ज्यादा टक्कर हो सकती, नहीं। दे आर डेस्परेट। वो अपनी जान बचाने के लिए एकत्रित हुए, एक साथ आए हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या भारत 1,80,00,000 हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में हैं उनको एक सेफ जगह देगा, सेफ रास्ता देगा? क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है, जो हैवानियत उनके साथ हो रही है बांग्लादेश में, ये शेख हसीना को मालूम था, इसीलिए वो इन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को रोके हुए थी। अमेरिका की CIA को रोके हुए थी, पाकिस्तान की ISI को रोके हुए थी, क्योंकि वो बांग्लादेश की ये हालत नहीं चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।